चांदनी का आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर। चंदापुर गांव में चांदनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चांदनी को बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था और बड़े होते होते उसका मेकअप में भी दिलचस्पी बढ़ने लगा। इसलिए वो हमेशा अपने चेहरे पर नए नए तरीके के मेकअप किया करती थी और चांदनी के पिता घनश्याम भी उसे इन चीजों के लिए सपोर्ट किया करते थे। वैसे तो घनश्याम एक गरीब किसान था, लेकिन वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत किया करता था और चांदनी की माँ घर संभाला करती थी और चांदनी हमेशा शीशे के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन चांदनी की माँ उससे कहती है, अरे चांदनी, यह तू दिन रात बस मेकअप करती रहती है, तेरा और किसी काम में तो मन लगता नहीं है, कभी घर के कामों में भी हाथ बटा दिया कर। अरे माँ, तो क्या हुआ, आखिर मेकअप करना भी तो एक काम ही है ना। और आपको पता है माँ, सही तरीके से मेकअप करना कितना मुश्किल होता है। अरे देखो तो जरा इसे, कैसे मुझे अपनी बातों में ही बहला रही है। आप तो इसे कुछ कहते ही नहीं हो, आपने ही इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। अरे तो क्या हो गया, अगर वह मेकअप ही तो कर रही है तो, और वैसे भी मेरी बेटी जैसा मेकअप पूरे गांव में कोई नहीं कर पाता। अच्छा बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आज सुबह हमारे बगल वाले गांव के राम प्रकाश जी मिले थे और वो तेरे बारे में पूछ रहे थे। पर पिताजी, वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? अरे क्योंकि वह अपने बेटे की शादी तुझसे करवाना चाहते हैं। शादी, वो भी इतनी जल्दी? नहीं पिताजी, मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। मुझे तो शहर जाकर अभी अच्छे से ब्यूटीशियन का कोर्स करना है और फिर अपना खुद का ही एक ब्यूटी पार्लर खोलना है। लेकिन बेटी, इन सब में तो बहुत पैसा लगेगा। मुझे पता है पिताजी कि इन सब में बहुत खर्चा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपना खुद का ब्यूटी पार्लर जरूर खोलूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी और आप लोगों की सारी तकलीफों को दूर कर दूंगी। अरे लेकिन इसे शहर भेजने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा। अपने पिता की यह बात सुनकर चांदनी बहुत ही खुश हो जाती है और चांदनी के बाहर जाने के बाद चांदनी की माँ घनश्याम से कहती है, आपने चांदनी से झूठ क्यों बोला कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा? अब कहाँ से लाओगे आप इतने सारे पैसे? अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, और वैसे भी भगवान की दया से हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर कुछ पैसे रह गए तो मैं मुखिया जी से उधार ले लूँगा। अरे आपको तो पता है ना, वो मुखिया पैसा टाइम पर ना मिलने पर क्या हालत करता है। देखो, मुझे यह सब नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी बेटी ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वह एक ना एक दिन हम लोगों का और हमारे गांव का नाम जरूर रोशन करेगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चांदनी शहर जाने की तैयारी करने लगती है। वह शहर में बड़े से ब्यूटी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लेती है और वहीं घनश्याम अपनी सारी फसल बेचकर और कुछ पैसे मुखिया से उधार मांगकर अपनी बेटी को शहर भेजने की तैयारी करता है। और अपने सपने को पूरा होता देखकर चांदनी बहुत ही खुश होती है और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर घनश्याम और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिनों में चांदनी शहर चली जाती है और पूरी लगन से ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि उसके पिता ने उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है और वह अपने पिता की इस मेहनत को व्यर्थ नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो पूरी मेहनत से ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही होती है और पूरी इंस्टीट्यूट में चाहे कोई भी एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन, चांदनी उसमें हमेशा फर्स्ट नंबर पर ही आती थी। फिर एक दिन चांदनी अपने पिता घनश्याम को फोन करती है और कहती है, हेलो पिताजी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। आपको पता है, मैंने आज एक नई चीज सीखी है कि हम अपनी त्वचा का ध्यान घर के कुछ घरेलू चीजें, सब्जियों और फूल पत्तियों से भी रख सकते हैं और इसको हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या हर फल? ये क्या होता बेटी? कुछ नहीं पिताजी, छोड़िए। आप बताइए, माँ कैसी है?
ठीक है, बस तुझे ही याद करती रहती है। बस कुछ दिनों की बात है पिताजी, फिर मैं अपना कोर्स पूरा करके यहीं पर एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। फिर आप और माँ हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हाँ बेटी, लेकिन तुम इस बारे में अभी ज्यादा मत सोचो। सिर्फ तुम अपनी कोर्स पे ध्यान दो और मन लगाकर अपना काम सीखो। चांदनी से बात करते हुए घनश्याम के मन को खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ मन में एक चिंता भी होती है, क्योंकि चांदनी ने फोन पर कहा था कि वह शहर में ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, जिसके लिए चांदनी को काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। और यही बात सोचकर घनश्याम चिंता में पड़ जाता है। और घनश्याम को चिंता में देखकर चांदनी की माँ उनसे कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? चांदनी की माँ, मुझे लगता है कि हमें अभी और पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या? पर किस लिए जी? अरे वो अब संध्या का कोर्स खत्म होने वाला है, तो वह वही शहर में रहकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, तो उसे वहाँ सामान वगैरह खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ही ना। अरे तो वह वहाँ शहर में क्यों, यहाँ गांव में भी तो अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती है ना। अरे चांदनी की माँ, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? और यहाँ चांदनी ने गांव में ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया तो भला कौन जाएगा उसके पास? और चांदनी मुझे बता रही थी शहर में सिर्फ बाल काटने के ही हजार रुपए मिल जाते हैं, और सजने और सजाने के लिए 5,000 से 10,000 रुपए ले लेते हैं शहर के ब्यूटी पार्लर में। तो बताओ, क्या तुम करोगी खुद पर इतना खर्चा? अरे ना बाबा ना, इतना महंगा, इससे अच्छा तो हम घर पर ही तैयार हो लेते हैं। हाँ तो बस तुम्हारी तरह ही गांव की सारी औरतें सोचती होंगी ना। तो भला तो हमारी बेटी का ब्यूटी पार्लर यहाँ कैसे चल पाएगा? तो इसलिए यही सही होगा कि वह वहीं पर अपना ब्यूटी पार्लर खोले। इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि अब हम अपना ये घर गिरवी रखकर चांदनी को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे दे देंगे। घनश्याम की बात सुनकर चांदनी की माँ ना तो हाँ कह पाई और ना ही ना, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद चांदनी अपना सारा सामान लेकर गांव आ जाती है। अरे बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू ऐसे अचानक गांव कैसे आ गई और हम लोगों को कुछ बताई भी नहीं? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं तो बस आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए पहले नहीं बताया। और अब मैं आप दोनों के साथ यहीं पर रहूंगी और अब आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह सब तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना? पिताजी, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपना सपना यहीं गांव में रहकर पूरा करूंगी, यहीं पर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। लेकिन बेटी, भला तुम्हारा यहाँ ब्यूटी पार्लर कैसे चलेगा? खूब चलेगा पिताजी, क्योंकि जब मैं कोर्स कर रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि केमिकल से बने प्रोडक्ट से तो हर कोई अपना मेकअप करता है, लेकिन देसी चीजों का यूज करके मेकअप करने से ना तो हमारे चेहरे पर कोई इफेक्ट होता है और ना ही हमारी त्वचा खराब होती है, और हम लोगों को इस तरह से हेल्दी और सुंदर त्वचा दे पाएंगे। यह सब तो ठीक है बेटी, लेकिन मुझे इन सब चीजों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। मैंने धान गेहूँ के अलावा अपने खेतों में कुछ नहीं उगाया है। पिताजी, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपने खेतों में हल्दी, मेहंदी, एलोवेरा जैसी कई आयुर्वेदिक चीजें उगाऊंगी और फिर अपने हाथों से उनसे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाऊंगी जो हेल्दी भी होगा और असरदार भी। फिर आप देखना, गांव की औरतें ना चाहकर भी मेरे ब्यूटी पार्लर में आने के लिए मजबूर हो जाएंगी। और रही बात शहर के लोगों की, तो जब गांव के लोग अपनी जरूरतों के लिए शहर जा सकते हैं, तो क्या शहर के लोग गांव नहीं आ सकते? बस जरूरत है तो अपने काम की क्वालिटी को दिखाने का, और फिर लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों में घनश्याम और चांदनी मिलकर अपने खेत में वो सारी चीजें उगा लेती है जो स्किन केयर और मेकअप के काम आ सकती थी। और इस तरह चांदनी ने अपने घर में ही एक सुंदर सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया, जहां गांव की औरतें अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए चांदनी के ब्यूटी पार्लर में आया करती थी। और चांदनी के देसी और हेल्दी प्रोडक्ट के बारे में सुनकर शहर की भी कई सारी लड़कियां अब चांदनी के पार्लर में आने लगी। और इस तरह चांदनी ने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी कमाई कर ली थी
और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा। और चांदनी ने ऐसे ही गांव में हर्बल ब्यूटी पार्लर के नाम से अपना एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोला, जहां शहर की तमाम लड़कियां और औरतें अपना मेकअप करवाने आया करती थी। बेटी, सच में तूने हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। आज तेरी वजह से हम लोग सुकून से जी सकते हैं। तू बस ऐसे ही मेहनत करती रहना। इतना कहकर घनश्याम की आंखों से आंसू आ जाता है और वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है। और इस तरह चांदनी का आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर गांव से लेकर शहर तक फेमस हो जाता है और दूर दूर से चांदनी के ब्यूटी पार्लर में लोग आने लगते हैं। और इस तरह चांदनी अपने गांव में ही हर्बल ब्यूटी पार्लर के नाम से मशहूर हो जाती है। जादुई 2 छोटे बड़े लहंगों का जादू। रत्नागिरी गांव में विद्या अपनी सौतेली माँ कावेरी के साथ रहती थी। कावेरी बहुत ही लालची और घमंडी किस्म की औरत थी। वह विद्या पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। वह उससे पूरे दिन घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन विद्या की एक दोस्त काजल अपनी शादी का कार्ड देने के लिए उसके घर आती है, लेकिन बेचारी विद्या के पास तो शादी में पहनने लायक कोई कपड़े ही नहीं थे। इसलिए वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, 1 हफ्ते बाद मेरी दोस्त की शादी है और उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया है, लेकिन माँ, मेरे पास उसकी शादी में पहनने के लिए कोई कपड़े हैं ही नहीं, तो क्या आप मुझे एक लहंगा दिलवा दोगी? क्या क्या बोला तूने? अरे आज तक तो मैंने अपने लिए लहंगा खरीदा ही नहीं, तुझे कहाँ से दिलवा दूंगी? इसलिए जा और चुपचाप जाकर अपना काम कर। लेकिन माँ, मैं उसकी शादी में क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। अरे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? अगर तूने दोबारा मेरे सामने कपड़ों का नाम लिया ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। विद्या जब 1 हफ्ते बाद अपने दोस्त की शादी में वही पुराने फटे कपड़े पहनकर गई तो वहाँ पर आए बाकी के लोग विद्या का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। यह सब देखकर विद्या को बहुत ही बुरा लगता है और वह शादी छोड़कर गांव से बाहर एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी सौतेली माँ भी मुझ पर हमेशा अत्याचार करती रहती है। मैं उनके साथ और नहीं रहना चाहती, इसलिए आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। जैसे आपने मेरे माता पिता को बुलाया था वैसे ही मुझे भी अपने पास बुला लीजिए भगवान जी। इतना कहकर विद्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? मैं यहाँ जंगलों से लकड़ियाँ काटकर अपने घर ले जा रही थी, लेकिन तभी मेरे पैरों में एक कांटा चुभ गया। इस वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। तो क्या तुम मेरी यह लकड़ियाँ मेरे घर पर पहुँचाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है अम्मा, दीजिए, ये लकड़ियाँ मैं आपके घर लेकर चलती हूँ। इतना कहकर विद्या वह लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी महिला के घर पर छोड़ देती है। यह देखकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपने घर में दिव्या को बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने को देती है। विद्या दुखी होकर खाना खा रही होती है। तभी वह बूढ़ी महिला विद्या को यूँ उदास खाना खाते हुए देखकर उससे पूछती है, बेटी, क्या बात है? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, यह खाना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन काश ऐसा खाना मैं रोज खा पाती, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत डांटेगी। विद्या यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वह बूढ़ी महिला उसे रोककर उससे कहती है, रुक जाओ बेटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की हो। इसलिए तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ये जादुई लहंगे हैं। यह जादुई लहंगे मैं अपनी बेटियों के लिए लाई थी,
लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई। इसलिए अब ये लहंगे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए इस लहंगे को अब तुम ले लो बेटी, और एक दिन तुम यही लहंगा पहनकर मुझसे मिलना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, जो आपने मुझे यह इतना सुंदर लहंगा दिया। विद्या वो लहंगा अपनी सौतेली माँ से छुपाते हुए अपने कमरे में ले आती है। उसी वक्त उसकी सौतेली माँ उसे आवाज लगाते हुए बुलाती है। अरे ओ महारानी, तू तो मुझे कहकर गई थी कि 10 मिनट में घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन तूने तो पूरा दिन ही निकाल दिया आने में। वो माँ, मैं आ ही रही थी, लेकिन काजल ने मुझे जबरदस्ती खाना खाने के लिए रोक लिया था। अरे वाह, मैं यहाँ सुबह से भूखी बैठी हूँ और महारानी खाना खाकर आ रही है। इतना कहकर कावेरी विद्या को एक थप्पड़ मारती है। माँ, मुझे मत मारो, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। इसके बाद विद्या जब किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है किचन में खाना अपने आप बना हुआ है। यह देखकर विद्या हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये खाना किसने बनाया? और अगर माँ ने ये खाना बनाया होता फिर तो वो मुझसे बोलती ही नहीं खाना बनाने के लिए। लेकिन फिर यह खाना आया कहाँ से? चलो कोई नहीं, मैं पहले ये खाना ले जाकर माँ को दे देती हूँ, वरना वो मुझे फिर से मारेगी। इतना कहकर विद्या अपनी माँ को खाना देने चली जाती है। अरे ये क्या, तूने तो आज बड़ी जल्दी खाना बना दिया। लगता है थप्पड़ से तेरे अकल ठिकाने आ गई है। फिर तो मुझे रोज ऐसे ही तुझे थप्पड़ मार देना चाहिए, ताकि तू इसी तरह फुर्ती से काम करती रहे। और हाँ, तू अब जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मुझे कहीं बाहर जाने हैं। विद्या कमरे में जाकर कपड़े प्रेस करने लग जाती है और उससे गलती से उसकी माँ के कपड़े जल जाते हैं। यह देखकर कावेरी उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे मनहूस लड़की, ये क्या किया तूने? मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस जला दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती से हो गया। अच्छा, तो तुझसे सारे काम गलती से ही होता है। तुझे पता भी है कि तूने मेरे कितने महंगे कपड़े जला दिए हैं। माँ, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माँ, माफ कर दो तुझे? नहीं, आज तो मैं तुझे सिर्फ सजा दूंगी, वो भी इसी प्रेस से जिससे तूने मेरे कपड़े जलाए हैं। इतना कहकर कावेरी जैसे ही उस प्रेस को विद्या के हाथ पर रखने जाती है, वैसे ही वो प्रेस एक सुंदर से ब्रेसलेट में बदल जाता है, जिसे देखकर कावेरी बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, ये प्रेस ब्रेसलेट में कैसे बदल गया? सच बता, कहीं तू किसी से जादू टोना तो नहीं सीख कर आई है? कोई बात नहीं, मैं तो तुझे बाद में बताती हूँ। यह कहकर कावेरी अपने कमरे में चली जाती है और वहीं विद्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वह भी अपने कमरे में चली जाती है। वह जैसे ही अपने कमरे में जाती है तब वह देखती है कि उस अम्मा ने उसे जो 2 लहंगे दिए थे उसमें से तेज रोशनी निकल रही है और वह लहंगे सूरज की तरह पूरे कमरे में चमक रहा है। तभी विद्या कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? ये लहंगे इतने चमक क्यों रहे हैं? उसी समय उन लहंगों में से एक आवाज आती है, सुनो विद्या, हम कोई मामूली लहंगे नहीं हैं, बल्कि 2 जादुई लहंगे हैं और अभी तक तुमने जो भी देखा वह सब कुछ हम दोनों ही कर रहे थे। सच में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं आज मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करती। विद्या, अब तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हाँ, अब तुम हमसे अपने मनपसंद की कोई भी चीजें मांग सकती हो। तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई लहंगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, तो क्या तुम मुझे यह सब दे सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। उस लहंगे के इतना कहते ही उस लहंगे में से सुंदर सुंदर कपड़े बाहर आने लगते हैं और दूसरे लहंगे में से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बाहर निकलने लगता है। यह देखकर विद्या बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, यह सब तो बहुत ही अच्छा है। आप दोनों लहंगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन मुझे आप लोगों से एक मदद और चाहिए। क्या आप लोग मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं, जिससे मैं अपने जैसे और भी गरीब लोगों की मदद कर पाऊं? अरे क्यों नहीं विद्या, तुम लोगों के बारे में इतना सोचती हो तो हम तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसी समय उन दोनों जादुई लहंगों में से नोटों की गड्डियां बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तभी अचानक से कावेरी दूर खड़ी यह सब कुछ देख लेती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, ये मनहूस लड़की यह सब इन जादुई दोनों लहंगों की मदद से कर रही है और अब यह इतना सारा पैसा लेकर गरीब भिखारियों में उड़ाने जा रही है। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसी दिन रात हो जाने के बाद कावेरी चुपके से विद्या के कमरे में जाती है और उसके कमरे से वह जादुई लहंगे चुराकर अपने कमरे में ले आती है और कहती है, अब आएगा मजा, अब मैं भी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। तो ये जादुई लहंगे मेरे इस कमरे को नोटों की गड्डियों से भर दो। कावेरी के इतना कहते ही उन दोनों लहंगों में से पैसे निकलने की जगह ढेर सारे पत्थर निकलकर कावेरी के सर पर गिरने लगते हैं और कावेरी जोर जोर से चिल्लाती रह जाती है। उसके अगले दिन वह जादुई लहंगे विद्या को सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, विद्या, मैंने तुम्हारी सौतेली माँ के अकल का ठिकाना तो लगा दिया, लेकिन तुम शायद एक बात भूल रही हो। तुम्हें यह लहंगा पहनकर उस बूढ़ी अम्मा के घर जाना था। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई कि उस अम्मा ने मुझे बुलाया भी था। उसके बाद दिव्या वह लहंगा पहनकर उस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है। तब वो देखती है वहाँ एक जादूगरनी खड़ी होती है और उस जादूगरनी को देखकर विद्या कहती है, अरे आप कौन हो और वह अम्मा कहाँ गई? विद्या, मैं ही वह बूढ़ी अम्मा हूँ जिसने तुम्हें वो जादुई लहंगे दिए थे, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और अब तुम अपना जीवन खुशी से बिता सकोगी। सही कहा आपने। अब मुझे भी समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता है हमेशा वो अच्छे के लिए ही होता है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। उस दिन से विद्या हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और अब उसकी सौतेली माँ भी उसे परेशान नहीं किया करती थी और वह उसकी खूब सेवा किया करती थी।